सॉरी, इंटरनेट ने गड़बड़ किया, इसकी वजह से असुविधा हुई। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि मोदी सरकार की जो बदली हुई विदेश नीति है उसके कौन कौन से पहलू हैं जिन पर कि हमें ध्यान देना चाहिए, और मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वह पुरानी सरकारों की विदेश नीति से किस मायने में भिन्न है, यह भी विचारणीय प्रश्न है। पिछले एक सप्ताह से लगातार हम लोगों के बीच में भारत चीन की सीमा से जुड़े हुए जो एरिया हैं उनकी झड़पों की खबरें बहुत तेजी से हाईलाइट होकर सामने आई हैं। संयोग की बात है कि ये खबरें क्यों आ रही हैं, हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मीडिया अपने काम में लगा हुआ है और सरकार भी अपने काम में लगी हुई है। पहली चीज, जो भारत चीन की सीमा पर यानी लद्दाख के एरिया में जो हो रहा है उसके बारे में प्राथमिक तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम में से अधिकतर लोग सरकार के अलावा एक्चुअल में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो जितने मुंह उतनी बातें वो सामने आ रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमसे कहा जाएगा कि हम पोजीशन लें तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि भारत की संप्रभुता और भारत की जमीन, इनकी रक्षा सरकार करे और इसके लिए जो भी उचित कूटनीतिक कदम उठाने हो वह उठाए। दूसरी चीज कि ये जो हाल में जो सीमा पर मुठभेड़ हुई हैं, जो लोहे की छड़, रॉड, पत्थर, हॉकी, लठ या डंडे या बांस, इनके जरिए जो चीन और भारत के सैनिकों में जो लड़ाई हुई है, इसके जरिए कितने लोग मारे गए, कितने लोग नहीं मारे गए, ये एक तरह से अनुमान का ही विषय है। एक्चुअल में कोई नहीं जानता। फिर भी यह भी तो संभव है कि वहां वो इतना ठंडा एरिया है कि वहां कुछ सैनिक जिनके बारे में कहा गया है वो मर गए, उनमें से ऐसी संख्या भी हो सैनिकों की जो कि सिर्फ ठंड की वजह से फंस गए और मर गए। इसलिए सारे डाटा और सारी चीजें एकदम अभी अंधेरे में है, देश नहीं जानता। तो मैं इस चीन और भारत के बीच में जो मुठभेड़ हुई है उसको मैं जिसे कहें कि हाथापाई कहूंगा, फिजिकली, क्योंकि वहां हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ है, गोला बारूद का प्रयोग नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है उसके अपने हिस्टोरिकल रीजन है कि वहां गोला बारूद का प्रयोग नॉर्मली नहीं करते। इसलिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जब हम सीमाओं, चाहे चाइना से जुड़ी हुई सीमाओं, वो सीमा पर जो हुई घटनाएं हैं, उन घटनाओं को देखते समय भारत की विदेश नीति और विदेश नीति से जुड़े हुए प्रश्नों पर जरूर ध्यान दें। सवाल यह है कि मोदी सरकार जब आई तो मोदी सरकार ने किस तरह की विदेश नीति अडॉप्ट की, और मोदी सरकार जब आई, यानी हम लोग सब जानते हैं, ये लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि विदेश नीति का आपकी गृह नीति से गहरा संबंध है। आपके देश में जैसी गृह नीति होगी उसी की संगति में विदेश नीति होगी। यह भी कह सकते हैं जैसी विदेश नीति होगी उसी की संगति में गृह नीति होगी। ये दोनों के बीच में एक डायलेक्टिकल रिलेशन है। इस रिलेशनशिप को हमें भूलना नहीं चाहिए। सरकारें कोई भी आए या जाएं, लेकिन वो इस डायलेक्टिक्स को, यानी गृह नीति और विदेश नीति के बीच की जो डायलेक्टिक्स है, इस डायलेक्टिक्स को वो बनाए रखती हैं। उनके परिप्रेक्ष्य बदल सकते हैं, उनके दृष्टिकोण बदल सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी
चीज है कि 2014 के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद भारतीय विदेश नीति और भारतीय गृह नीति में बुनियादी किस्म के परिवर्तन हुए जिनको कि एड्रेस किया जाना चाहिए, जिनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगर एक स्लोगन में कहें कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश नीति का फेमस नारा था ऑल इज वेल, और इस ऑल इज वेल के नारे के तहत विदेश नीति और गृह नीति दोनों को ही संचालित किया गया। सब कुछ ठीक है, सब कुछ आनंदमय है और सब कुछ अच्छा होगा। ऑल इज वेल की जो पॉलिसी केंद्र सरकार ने अडॉप्ट की, उस पॉलिसी ने बहुत गंभीर परिणाम पैदा किए हैं। पहले हम लोग, चूंकि ये चाइना सामने है तो इसलिए चाइना वाले उस पर एक लाइन में मैं अपनी बात रखना जरूर चाहूंगा। पहली चीज यह कि नरेंद्र मोदी के आदर्श महात्मा गांधी और उनके विचार नहीं है। नरेंद्र मोदी के आदर्श हैं चाइना के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वे, जो कि स्वभाव से डिक्टेटर हैं और फैनेटिक भी हैं और राष्ट्रोन्मादी भी हैं। आरएसएस के लोग नीचे जमीन पर कुछ भी कैंपेन करें, लेकिन असल में वे चाहते कैसा हिंदुस्तान है, वो किसके रास्ते पर ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। तो इस मामले में चाइना के राष्ट्रपति और चाइना की मौजूदा सरकार और भारत सरकार के बीच में एक कॉमन सामंजस्य है कि दोनों ही राष्ट्रोन्माद को पसंद करते हैं और दोनों ही राष्ट्रोन्माद की पिच पर एकदम खुल के बैटिंग करते हैं। तो चाइना की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति की एक कॉमन धुरी है राष्ट्रोन्माद। वे चीनी राष्ट्रोन्माद की बीमारी के शिकार हैं और ये हिंदू राष्ट्रवाद की बीमारी के शिकार हैं। तो राष्ट्रोन्माद को माइनस करके चीन और भारत के इस तात्कालिक संदर्भ पर बात करना संभव नहीं है, और यह चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक वह परिप्रेक्ष्य आप वो समझने की कोशिश करें जिस परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी पूरी की पूरी विदेश नीति को ले गए और पूरी पूरी गृह नीति को ले गए। 2014 के पहले तक भारत का जो विदेश नीति का जो ढांचा था, उस ढांचे में वो बहुत लिबरल ढांचा था। लिबरल इन द सेंस कि भारत के अंदर जो एक सार्वजनिक सहमति बनी हुई थी विदेश नीति पर, उस पर वह विदेश नीति चल रही थी। और सहमति क्या थी? सहमति यह थी कि पड़ोसी देशों के साथ में हर हालत में मित्रता रखी जाए। हर हालत में, यह बात बहुत कंपलसरी है। पड़ोसी देशों के साथ में जब हर हालत में मित्रता रखेंगे तो देश में कैसी नीति होगी? देश में गृह नीति यह होगी कि हर हालत में विभिन्न समुदायों के बीच में मित्रता रखी जाए। ये दो चीजों पर आम सहमति थी और इस आम सहमति को मोदी सरकार ने आते ही एकदम तोड़ दिया। और यह सबसे पहला डिपार्चर था विदेश नीति के क्षेत्र में। विदेश नीति के क्षेत्र में दूसरा बड़ा पॉलिसी डिपार्चर यह था कि जब हम विदेश नीति की बात करते थे तो हिंदुस्तान की सभी पार्टियां अपने को एक्सप्रेस करती थी, उसके साथ उनकी सॉलिडेरिटी होती थी।
विदेशी मंचों पर भारत सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि हम किसको भेजें किसको न भेजें। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने को भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा मानता था और फील करता था। एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी तक को विदेश नीति की हिमायत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा गया। भारत की विदेश नीति में वामपंथियों को भी जगह थी और दक्षिणपंथियों को भी जगह थी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में जो विदेश नीति एडॉप्ट की गई, उस विदेश नीति में न उदारपंथियों के लिए जगह, न वामपंथियों के लिए जगह, न आम सहमति के लिए जगह है। एक नई विदेश नीति एडॉप्ट की गई। ऑल इज वेल के नाम से यह एडॉप्ट की गई जो विदेश नीति है, इसका लक्ष्य सिर्फ एक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। रणनीतिक सहभागिता और कॉर्पोरेट हितों के रक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विदेश नीति के समूचे तंत्र को लगा दिया गया। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट वाली जो चीज है, ये चीज नरेंद्र मोदी ने फोकस में, केंद्र में रखी। लेकिन इसकी शुरुआत तो मनमोहन सिंह कर चुके थे। मनमोहन सिंह के जमाने में जो न्यूक्लियर ट्रीटी अमेरिका के साथ साइन की गई, उस न्यूक्लियर ट्रीटी का प्रमुख लक्ष्य यही था। लेकिन वह हास्य की चीज थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे एक केंद्र की चीज बना दिया। अब वह एक विदेश नीति की एक मात्र मुख्य धुरी है और इसी के आधार पर सारी की सारी विदेश नीति अब तय की जा रही है। आप पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री के जितने भी विदेश के दौरे हुए हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया गए, चाहे वो ब्रिटेन गए, चाहे वो चाइना गए, चाहे वो अमेरिका गए, इन सभी दौरों में जो एग्रीमेंट हुए हैं और जो एग्रीमेंट एम्फेसिस के साथ में सामने आए हैं, उन सारे एग्रीमेंट के सेंटर में कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सो नई जो दिक्कत है वो ये कि अब विदेश नीति का लक्ष्य रणनीतिक सहभागिता और कॉर्पोरेट हित साधन, अगर ये इसका लक्ष्य है तो निश्चित तौर पर अब इसके इंप्लीकेशंस बहुत भयानक होंगे। उसका पहला इंप्लीकेशंस क्या हुआ? पहला इंप्लीकेशंस नरेंद्र मोदी के बाद में आने के बाद में जो सबसे घटा, जिसको मीडिया ने नोटिस नहीं लिया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने भी नोटिस नहीं लिया। भारत पिछले 70 साल से लगातार फिलिस्तीनियों के हितों की हिफाजत करता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। पहली बार नरेंद्र मोदी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जो हमले हो रहे थे इजराइल के, फिलिस्तीनियों की जिस तरह से नाकेबंदी की गई, पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद में सरकार ने सीधे सीधे फिलिस्तीनियों के हितों की रक्षा करने की बजाय इजराइल के साथ जाना बेहतर समझा। भारत की विदेश नीति इस बात पर रही है कि हम दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करेंगे और दूसरे राष्ट्रों की जो जनता है उसकी भी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। इजराइल के साथ मित्रता की जो शुरुआत कांग्रेस के जमाने में हुई, नरेंद्र मोदी के जमाने में वो एक कदम और आगे चली गई। अब इजराइल के साथ मित्रता ही नहीं, रणनीतिक संबंध भी बना लिए गए। ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम अब अमेरिका के साथ में भी समझौते कर चुके हैं।
नरेंद्र मोदी के आने के बाद तकरीबन 30 से अधिक देशों के साथ रणनीतिक समझौते हुए हैं। और यह साधारण चीज नहीं है। और ये समझौते किस परिदृश्य में हो रहे हैं? ये समझौते एक ऐसे परिदृश्य में हो रहे हैं जिसमें कि आपको अपने देश और अपनी जनता और उसकी संप्रभुता की रक्षा सबसे पहले और प्राथमिकता के साथ करनी थी, लेकिन आपने नहीं की। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो एक नया दौर शुरू हुआ न्यू कोल्ड वॉर का, इस न्यू कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका का एक छत्र राज्य था और नाटो का एक छत्र राज्य था पूरी दुनिया की राजनीति पे। भारत उस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एक लंबी छलांग लगी विदेश नीति के क्षेत्र में कि सहमति के जितने भी क्षेत्र थे विदेश नीति में, उन सबको एक सिरे से छोड़ दिया गया। यानी हमारी विदेश नीति में जो एक आम सहमति का रूप और भाव पहले था, उस भाव और समझ को नरेंद्र मोदी सरकार ने त्याग दिया। और यह बड़ा डिपार्चर है, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। यह दिलचस्प है ये कि पिछले 6 साल में विदेश नीति में आए बदलावों को लेकर वह जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विदेश नीति पार्लियामेंट के जरिए इंडोर्स करके बनाई गई, मेरी नॉलेज में नहीं है कि पिछले 6 साल में पार्लियामेंट में कभी विदेश नीति में जो मूलगामी परिवर्तन किया गया, इस मूलगामी परिवर्तन को लेकर कभी खुल के लंबी बहस हुई हो। मेरी नॉलेज में नहीं है कि कभी विदेश मंत्रालय की जो संसदीय समिति है उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो जो कि सरकार के बारे में क्रिटिकली बहुत सारी चीजों को देखती हो कि यह डिपार्चर क्यों किया गया। लेकिन डिपार्चर हुआ। और इस डिपार्चर का मतलब बहुत सीरियस है। मसलन अब हमने अपने को अमेरिका के एक सहयोगी देश के तौर पर नफी कर दिया है। कल तक हम संप्रभु राष्ट्र थे, आज हम अमेरिका के पिछलग्गू राष्ट्र हैं। और यह रणनीतिक शिफ्ट है। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के बीच में जो विदेश नीति को हमने बांधा, इसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या था? हमारी विदेश नीति में कॉर्पोरेट घरानों यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देसी जो कॉर्पोरेट घरानों, इनका कोई दखल नहीं था। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि अब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और देसी कॉर्पोरेट घराने, इन दोनों के बीच में खुलकर पार्टनरशिप हो रही है। और यह पार्टनरशिप के समझौते प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उनके निर्देश पर साइन हो रहे हैं। हमारे यहां सरकार हस्तक्षेप करती थी पहले भी, लेकिन वो बहुत रेयरली करती थी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हस्तक्षेप नहीं होते थे। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर समझौते नहीं होते थे कॉर्पोरेट घरानों और मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच में। राफेल का समझौता इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। विदेश नीति को कैसे कॉर्पोरेट हितों के हवाले कर दिया गया है, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां और हथियार बनाने वाली कंपनियां मैं 2 क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं खास तौर पर। एक तो हथियार बनाने वाली कंपनियां और एक दवा कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके हितों के सामने सरकार ने कैसे घुटने टेके। लेकिन कोई डिबेट नहीं, कोई संसद में डिबेट नहीं, कोई कांग्रेस की तरफ से अटैक नहीं, कोई लेफ्ट की तरफ से सवाल नहीं। यानी हमने विदेश नीति को खुली चरागाह के तौर पर केंद्र सरकार के लिए छोड़ दिया कि केंद्र सरकार के कंधे पर सवार होकर कॉर्पोरेट घराने और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारी विदेश नीति को चरें तो चरें, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो जाहिर है कि विदेश नीति का प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं रहा। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था
नरेंद्र मोदी सरकार का पिछले 6 साल में कि उसने विदेश नीति को स्ट्रेटेजिक और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया और जनता के बीच से उसे बहस से गायब कर दिया। और ये जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आई और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई, इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रिलेशनशिप का जो सबसे जो इंटरेस्टिंग एरिया है, जो कि पहले कभी नहीं था। पहले सरकारें आती थीं, एक से एक धाकड़ प्रधानमंत्री हुए और एक से एक धाकड़ विदेश मंत्री हुए। तो पहला जो डिपार्चर हुआ वो ये कि अब विदेश नीति को सीधे सीधे टेक ओवर कर लिया विदेश मंत्री ने, नहीं, प्रधानमंत्री ने। नरेंद्र मोदी की सरकार में विदेश मंत्री तो होता था लेकिन वो नाम मात्र का, लेकिन विदेश नीति के सारे फैसले, विदेश नीति के तहत सारे समझौते वो प्रधानमंत्री और उनकी उपस्थिति में हुए, और अनेक जगह तो विदेश मंत्री को ले ही नहीं गए। और ये चीज अपने आप में चिंता की चीज है, ये साधारण चीज नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने विदेश मंत्रालय को डिसॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और कह दो कि विदेश मंत्रालय का काम जो है वो प्रधान मंत्रालय करेगा। प्रधानमंत्री बहुत सारे काम करते हैं, उसमें विदेश मंत्रालय का काम भी करेंगे। लेकिन अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला विदेश मंत्रालय है लेकिन विदेश मंत्रालय अपना काम नहीं करता। विदेश मंत्री है लेकिन विदेश मंत्री को विदेश यात्राओं पर नहीं ले जाया जाता प्रधानमंत्री की टीम में, और यह एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिपार्चर है जो कि नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के आने के बाद लागू किया। और जो विदेश में समझौते होंगे, कहने के लिए सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, लेकिन सरकार ने कभी भी विदेशों में हुए समझौतों के बारे में डिटेल्स न तो संसद के पटल पर रखे न संसदीय कमेटियों में रखे। और यही वजह है कि रफाल जैसे घोटाले की फाइलें, उसकी नोटिंग, उसके डिटेल्स लगातार दूसरी जगह लीक हुए लेकिन संसद में नहीं आए, संसदीय कमेटी के सामने नहीं आए। साधारण सी चीज है जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन है तो इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री जाते थे, प्रधानमंत्री का विदेशों में स्वागत भी होता था। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत हो, हम चाहते हैं कि उनकी इज्जत की जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता था कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभाएं करेंगे, सार्वजनिक जलसे करेंगे। अगर सार्वजनिक सभाएं होंगी और सार्वजनिक जलसे होंगे तो इन जलसों का खर्चा कौन देगा? कोई तो इनका खर्चा वहन कर रहा है। साधारण अमेरिकी नागरिक खर्चा वहन नहीं कर रहे, साधारण ऑस्ट्रेलियन नागरिक खर्चा वहन नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जलसा हुआ, अमेरिका में जलसा हुआ, ब्रिटेन में, अनेक देशों में जलसे हुए। लिस्ट गिनाना बेकार है क्योंकि जहां भी वो गए हैं वो जलसे के बिना उन्होंने विदेश नीति को लागू नहीं किया। एक नई चीज आई कि अब विदेश नीति के साथ में सार्वजनिक सभाएं होंगी और एक इवेंट होगा और उसकी पूरी प्लानिंग की जाएगी। यानी जितनी प्लानिंग डिटेल्स में नीति की नहीं की गई, उससे ज्यादा बड़ी विस्तृत डिटेल्स में प्लानिंग की गई प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं के साथ जुड़े हुए पब्लिक इवेंट की। और उसके लिए बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से कलाकार मोबिलाइज किए गए, स्टेडियम हायर किए गए, जनता हायर की गई, एक एक डेलीगेट से फीस ली गई, कमेटियां बनाई गई। सो नई कल्चर, विदेश नीति के साथ में नई कल्चर इंट्रोड्यूस की गई कि हम प्रधानमंत्री के नाते जब हम विदेश जाते हैं तो हम भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए जाते हैं। और ये चीज अपने आप में बहुत चिंता की चीज थी।
क्योंकि अभी तक यह था कि विदेश नीति के साथ में कल्चर का रिश्ता नहीं था, विदेश नीति के साथ में कूटनीति का रिश्ता था, राजनीति का रिश्ता था। कल्चर आती थी सेकेंडरी, कल्चर आती थी बीच में, जब हम कभी कहीं कल्चरल एक्सचेंज में अपने ट्रूप्स भेजते थे तब कल्चर आती थी। और उसमें हम इस बात का ख्याल रखते थे, भारत सरकार इस बात का ख्याल रखती थी कि जो सांस्कृतिक ग्रुप विदेश भेजे जाएं कल्चरल एक्सचेंज में, वे हिंदुस्तान की ट्रू सेक्युलर इमेज को रिप्रेजेंट करें। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद जो सांस्कृतिक ट्रूप्स गए, और सांस्कृतिक ट्रूप्स की पहली शर्त यह थी कि वही ग्रुप भेजा जाएगा जो ग्रुप हिंदुत्व का समर्थन करेगा, वही ग्रुप भेजा जाएगा जो आरएसएस का समर्थन करेगा, वही ग्रुप भेजा जाएगा जो नरेंद्र मोदी का गुणगान करेगा, जो संस्कृति कर्मी, इंटेलेक्चुअल्स, जो सांस्कृतिक ग्रुप नरेंद्र मोदी के प्रति जरा सा भी क्रिटिकल रुख रखते थे, उनको नहीं भेजा गया। यानी अब कल्चर में भी पार्टीजान दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। पहले लगातार ऐसे इंटेलेक्चुअल्स और सांस्कृतिक ग्रुप भेजे गए जो कांग्रेस सरकार की या केंद्र सरकार की नीतियों के मुखर विरोधी थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो विदेश नीति के तहत जो एक सांस्कृतिक विनिमय की जो प्रक्रिया विभिन्न देशों के साथ शुरू हुई, उसमें यह चीज ध्यान रखी गई कि ऐसे ही ग्रुप भेजे जाएं जो हिंदुत्व की लाइन को फॉलो करें। और इसके चलते एक खास तरह का भेदभाव देश में विकसित किया गया, सांस्कृतिक समूहों में विकसित किया गया। अब वे सांस्कृतिक समूह प्राथमिक नहीं, कांग्रेस के जमाने में रिएक्शनरी लोगों को भी फंड मिलते थे, रिएक्शनरी लोगों के भी अपॉइंटमेंट होते थे, उनको विदेश यात्राओं पर भेजा जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के जमाने में सेकुलर सांस्कृतिक ग्रुपों का भेजना जाना सबसे मुश्किल काम हो गया। सो नई जो विदेश नीति थी उसके साथ में एक कल्चर आई, और कल्चर भी कैसी आई? डिवीजन की कल्चर, पार्टीजान कल्चर। भारत की विदेश नीति के साथ में जो कल्चर जुड़ी हुई थी, भारत की कल्चर जुड़ी हुई थी, उसमें पार्टीजानशिप नहीं थी, राजनीतिक पक्षधरता नहीं थी उसमें। और यह एक बहुत मेजर शिफ्ट था। ये साधारण शिफ्ट नहीं है। और इससे भी बड़ा शिफ्ट क्या है कि आपका जब पब्लिक इवेंट होगा, जो वहां इतना बड़ा आयोजन होगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा? भारत की जनता से चंदा नहीं लिया जा रहा, अमेरिका की जनता से चंदा नहीं लिया जा रहा, तो अमेरिका में जो इवेंट होगा उसका खर्चा कौन देगा? जाहिर है कि विज्ञापन, आयोजक, प्रायोजक, स्पॉन्सरशिप, डेलीगेट फीस, इन सबके जरिए वह कलेक्शन बड़े स्केल पर जुगाड़ किया गया। और इस कलेक्शन को जुगाड़ करते समय यह चीज बहुत तेजी से एक नॉर्मल नए रूटीन के तौर पर विकसित कर दी गई कि प्रधानमंत्री अब जहां भी जाएंगे वहां पीआर एजेंसी जाएंगी, वो इवेंट मैनेजमेंट करेंगी, वे तमाम किस्म के डिटेल्स वर्कआउट करेंगी। यानी अब पहले हमारे यहां प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के समय या विदेश मंत्री की विदेश यात्रा के समय पीआर एजेंसी पहले जाके काम नहीं करती थी। अब तो पीआर एजेंसी पहले जाके काम करती है, वो पहले वर्कआउट करती है कि कौन सा स्टेडियम लिया जाए, कौन सा पार्क लिया जाए, कौन से संगठनों को शामिल किया जाए, और कौन लोग होंगे जो ऑर्गेनाइजर में रखे जाएं। भारत का प्रधानमंत्री भारत के बाहर भारत का प्रतिनिधि होता है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि जब जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए और जिन कमेटियों के जरिए ऑर्गेनाइज किए गए, उन कमेटियों में अधिकतर वे लोग रखे गए जो कि आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठन जो विदेश में काम करते हैं उनके पदाधिकारी थे या उनके कार्यकर्ता थे। उन लोगों को बुलाया तक नहीं गया जो लोग आरएसएस के आलोचक हुआ करते थे।
और यही वजह है कि अनेक देशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, अनेक देशों में बड़ी संख्या में भारत के रहने वाले जो लोग हैं, जो कि सेक्युलर कल्चर और सेक्युलर एथॉस में विश्वास करते हैं, उन्होंने सड़कों पर निकल के प्रतिरोध किया। तो अब भारत के बाहर भारत के नागरिक भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाएं, ये अच्छा लगता है? तो नई जो विदेश नीति आई, उस नई विदेश नीति के साथ में जो ये जो शिफ्ट था, इसमें इवेंट मैनेजमेंट और निवेश के लिए विदेशी कंपनियों, खासतौर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निवेश को प्रमुखता, और इसमें पैकेज था, बाकायदा पैकेज था कि जो कंपनी निवेश कर रही है वह कंपनी या तो उसका खर्चा उठाए जो वहां इवेंट हो रहा है, या उसकी कोई सहयोगी कंपनी खर्चा उठाए, या फिर वह किसी और रूप में पैसा लगाए कल्चर के क्षेत्र में, मास कल्चर के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में। और इसमें दो एलिमेंट साथ साथ चल रहे थे, एक है नेशनलिज्म और एक है उन्माद। यानी बिना राष्ट्रोन्माद के न तो विदेश नीति चल रही थी, न सांस्कृतिक नीति चल रही थी, और बिना राष्ट्रोन्माद के गृह नीति भी नहीं चल रही थी। सो विदेश नीति और गृह नीति के बीच में जो ब्रिज है वो कौन सा है? राष्ट्रोन्माद। और इसमें जो पब्लिक इवेंट हो रहे थे, उन पब्लिक इवेंट का लक्ष्य क्या था? उन पब्लिक इवेंट के दो लक्ष्य थे। जितने भी पब्लिक इवेंट हुए हैं, वो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में किया गया पब्लिक इवेंट हो, या अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में गुजरात के बाहर अमेरिका में किया गया पब्लिक इवेंट हो, या ऑस्ट्रेलिया में किया गया पब्लिक इवेंट हो, इस तरह के इवेंट के दो पर्पस थे। पहला पर्पस यह है कि जो विदेश में जो सत्ताधारी लोग हैं उनको एक मैसेज देना कि यहां जो लोग हैं उनके वोटर्स पर भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार है, वर्चस्व है, दबाव है, प्रेशर, यानी एक प्रेशर लॉबी के तौर पर भारतीय जनता को जो विदेश में रहती है उसका इस्तेमाल करना, और उसी जनता का भारत की जनता के खिलाफ भी प्रेशर लॉबी के तौर पर इस्तेमाल करना। ये दो उसके पक्ष थे। भारत के लोगों से कहा जा रहा था कि देखो नरेंद्र मोदी कितने महान हैं, अमेरिका की जनता सड़कों पर निकल आई है, लाखों लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। अमेरिका में जाके वे ये कहते थे कि ट्रंप देखो, अगर तुम्हें अगला इलेक्शन जीतना है तो ये जनता मेरे साथ है और ये वोटर हैं। तो वहां ट्रंप पर प्रेशर और यहां जनता पर प्रेशर, यानी भारत के बाहर रहने वाले लोग, जिन्हें एक जमाने में राजेंद्र माथुर जो नवभारत टाइम्स के संपादक थे, उन्होंने बड़ा सुंदर नाम दिया था, और वो एक्चुअल में नाम दिया था हरिशंकर परसाई ने, जो आप्रवासी भारतीय थे, उनके लिए नाम दिया था भारत से भागा हुआ भारतीय। भा भा भा, तो ये जो भा भा भा, ये भारत से भागा हुआ जो भारतीय था, वह अब भारत के बाहर जो शासक हैं उनके खिलाफ प्रेशर ग्रुप की तरह इस्तेमाल किया गया, और भारत की जनता के खिलाफ भी ओपिनियन बनाने के लिए प्रेशर ग्रुप की तरह इस्तेमाल किया गया। और इसके जरिए जो सबसे जो खतरनाक काम हुआ वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। मतलब मैं ये जो जनता के इवेंट हैं, मैं इनको सहन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया गया वो ये कि कूटनीति को डे टू डे पॉलिटिक्स के जरिए रिप्लेस कर दिया गया। कूटनीति बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काम करती है, विदेश नीति की वो धुरी है। विदेश नीति डे टू डे राजनीति और उसके तर्कों से नहीं चलती, लेकिन कूटनीति को डे टू डे राजनीति के तर्कों के जरिए रिप्लेस कर दिया गया। और अब
जो मोर्चा है, वो मोर्चा क्या है? मोर्चा यह है कि या तो दो राष्ट्रों के बीच में संबंध होंगे या फिर विभिन्न राष्ट्रों के बीच में कूटनीतिक संबंध होंगे, उनके बीच में नीतिगत समझौते होंगे, नीतिगत एकता होगी। अब आप ये सोचिए कि हमारे विदेशी राष्ट्रों के प्रति, भारत के बाहर जो राष्ट्र है उनके प्रति किस तरह के संबंध हैं। हमारी जो विदेश नीति थी उसका जो एक मेजर कंपोनेंट था, खासतौर पर सोवियत संघ के विघटन के बाद जो कंपोनेंट विदेश नीति में शामिल किया गया वो ये था कि हम सार्क देशों के बीच में एक मित्रता और भाईचारे का मैसेज विदेश नीति का हिस्सा था। तो नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद में पहला बड़ा कदम यह उठाया गया कि सार्क वर्चुअली डिसमेंटल हो गया। और सार्क के डिसमेंटल होने से सबसे अधिक फायदा हुआ अमेरिका को। भारत ने बड़ी कोशिश करके सार्क को सस्टेन करने दिया और सार्क को चलाया। जो भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देश थे उनके बीच में जो संबंध थे वो मित्रतापूर्ण संबंध रहे और इनके बीच में बाजार, व्यापार, इन सब के क्षेत्र में एक मुक्त नीतिगत संबंध बने और मुक्त बाजार की नीति लागू की जाए, इसको विकसित किया था। भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देशों के बीच में अगर मित्रतापूर्ण संबंध होंगे तो इन संबंधों से इस इलाके में शांति होगी, खुशहाली आएगी और इससे अमेरिका को नुकसान होगा। अमेरिका नहीं चाहता था कि सार्क देशों का संगठन काम करे। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि राष्ट्रमंडल के देशों के विकल्प के तौर पर सार्क काम करे। तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला काम किया, ब्रिटेन और अमेरिका की इच्छाओं का सम्मान करते हुए कि सार्क को ही निष्क्रिय कर दिया। कायदे से सार्क को सक्रिय किया जाना चाहिए था, लेकिन सार्क को निष्क्रिय कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके जेहन में यह बात आई कि आपको पाक से संबंध नहीं रखने, पाकिस्तान से संबंध नहीं रखने। पाकिस्तान से संबंध नहीं रखने, इसके लिए आप एक बड़े लक्ष्य को अपदस्थ कर देंगे। नहीं, नहीं। यानी जो विदेश नीति में जो शिफ्ट था कि सार्क को अब हम गैर जरूरी मानते हैं, सार्क बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सार्क में पाक भी है और पाक को आप देखना पसंद नहीं करते। हमारे लाख मतभेद रहे, लेकिन हमने पाकिस्तान को कूटनीति की टेबल से भागने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के जमाने में तो कोई बहुत बड़े टेररिस्ट हमले नहीं हुए। आप याद कीजिए पंजाब में जब आतंकवादी हमले हो रहे थे, और पंजाब के आतंकवादी कनाडा और पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे, वहां से संचालित हो रहे थे वे, तब भी हमने पाकिस्तान से निगोशिएशंस बंद नहीं किए, पाकिस्तान को टेबल से भागने नहीं दिया। राजनीति वह होती है जो टेबल पर लाती है और टेबल पर एंगेज करती है, इसे कहते हैं कूटनीति। सड़क छाप राजनीति वह होती है जो कि टेबल की जरूरत नहीं होती, वहां बंदूक की जरूरत होती है। नरेंद्र मोदी का पॉलिसी का डिपार्चर यह है कि उन्होंने कूटनीति को रिप्लेस कर दिया कि जो सड़क छाप पॉलिटिक्स है उसके जरिए। हमने जितने हमले पाकिस्तान के झेले, जितने हस्तक्षेप झेले, इसके बावजूद उसे टेबल पर लाके खड़ा किया और टेबल पर एंगेज किया, और हमने टेबल पर डायलॉग बंद नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद में तो पहला काम यह हुआ कि पाकिस्तान से अब संबंध नहीं रहेंगे। शुरू में थोड़ा बहुत ड्रामा चला कि वो हमारा दोस्त है, वो हम उसके घर जाते हैं, हम उसकी बेटी की शादी में जाते हैं, हम उसकी बहन की शादी में जाते हैं, ये सब ड्रामा चला। लेकिन ये ड्रामा चलने वाला नहीं था ज्यादा दिन, क्योंकि आरएसएस की नीति ये थी, बीजेपी की नीति ये थी कि पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखे जाएंगे। तो पाकिस्तान से संबंध नहीं रखे जाएंगे तो सार्क डिसॉल्व हो जाएगा अपने आप।
तो जिस संगठन को बनाने में बहुत मेहनत लगी भारत सरकार की, वर्षों लगे, उस संगठन को नरेंद्र मोदी ने एक झटके में डिसॉल्व कर दिया और इससे अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। और सार्क के डिसॉल्व होने से सबसे ज्यादा नुकसान हमको हुआ। हम पाकिस्तान को कूटनीतिक रास्ते पर बांध के रखते थे, इंगेज करके रखते थे, मजबूर करते थे, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन आज स्थिति है कि पाकिस्तान के साथ में आपको कोई संपर्क ही नहीं है, डायलॉग ही नहीं है। सार्क के टेबल पर आपने नेपाल को बांध के रखा, लेकिन आज नेपाल तक के साथ में आपका डायलॉग नहीं है। तमाम छोटे छोटे देश, अरे एक जमाना था कि हिंदुस्तान की ओपिनियन की बड़े देश इज्जत करते थे। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब 2007-8 की जो मंदी आई, जिसने कि अमेरिका को एकदम धराशायी कर दिया, अमेरिका के सारे मध्य वर्ग के लोग रोड पर थे, बेरोजगार थे, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। G20 के देशों की समिट हुई और G20 के देशों की समिट में बराक ओबामा ने और चाइना के राष्ट्रपति ने, दोनों ने मनमोहन सिंह से यह मांग की कि आप बताइए कि इस संकट से कैसे निकलें, क्योंकि आपके पास चाबी है, आपके पास बुद्धि है इसकी। क्यों? न्यू लिबरलाइजेशन के आप मास्टर हैं। आप कल्पना कीजिए क्या सुझाव दिया होगा और क्या किया होगा मनमोहन सिंह ने। जो व्यक्ति कभी एक वाक्य नहीं बोलता बाहर, मनमोहन सिंह ने जितने सुझाव दिए वे सारे के सारे सुझाव इन टोटो चाइना और अमेरिका दोनों ने लागू किए। बाकायदा ऑफिशियली जाइए आप इंटरनेट पर, डिटेल्स हैं इसके। बाकायदा अमेरिका और चाइना ने दोनों ने हृदय से भारत का और मनमोहन सिंह का विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया नीतिगत मदद देने के लिए। और ये जो नीतिगत मदद होती है ना, वो पैसे की मदद से ज्यादा मूल्यवान होती है। और क्या मदद दी? मदद यह थी कि अमेरिकी रिजर्व बैंक के 100% शेयर में से 80% शेयर चाइना ने खरीदे, 20% शेयर इंडिया ने खरीदे और अमेरिका को डूबने से निकाल लिया। कोई सोच सकता है कि भारत अमेरिका में निवेश करेगा? इसे कहते हैं विदेश नीति। इसे कहते हैं विदेश नीति कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह चाइना गए तो चाइना की तत्कालीन राष्ट्रपति ने बाकायदा उनसे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने तत्काल उनसे कहा कि आपको हमारे पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, उस टॉप लीडरशिप को आपको एड्रेस करना होगा, आपको बताना होगा, उनको सिखाना होगा आपको। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर में, जिसमें कि सिर्फ एक अमेरिकी राष्ट्रपति गया था, उस हेडक्वार्टर में दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं गया। उस हेडक्वार्टर में बाकायदा लाल कारपेट बिछा के डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वागत किया गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुनने के लिए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की पूरे देश से पूरी क्रीम इकट्ठी की गई। हजारों डेलीगेट्स बुलाए गए और यह सुनने के लिए बुलाए गए कि जानो के न्यू लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है और संकट से कैसे निकलें। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो रिसेप्शन हुआ और जो स्वागत हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, वो कम्युनिस्ट पार्टी के भारत के नेताओं का कभी नहीं हुआ। इसे कहते हैं विदेश नीति। जो पार्टी लाइन, पार्टीजनशिप, इनको तोड़कर दुनिया के लिए होती है। और हमारे अभी स्थिति क्या है? जो चीज पिछले 40, 45, 50 साल में नहीं हुई, वो चीज 15-16 जून को घट गई। पिछले 45 साल से चाइना और भारत के बीच में कोई मारपीट नहीं हुई। और बेवजह हमारे 20 सैनिक मारे गए। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। कूटनीति वह होती है जो लोगों की जानो माल की रक्षा करती है। कूटनीति वह नहीं होती जो लोगों के जानो माल से खेलती है, नुकसान करती है।
मेरा हंच है, मैं नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन मेरा हंच है कि इस घटना का, क्योंकि दोनों ही नेशनलिस्ट हैं और दोनों के अंदर जो है ना वो बीमारी है, एक ही बीमारी है, राष्ट्रोन्माद की। भारत की पहले जो सरकार थी वो कम से कम राष्ट्रोन्माद का इस्तेमाल नहीं करती थी विदेश नीति में, लेकिन अब जो सरकार है उसके लिए तो राष्ट्रोन्माद सबसे महत्वपूर्ण औजार है। और राष्ट्रोन्माद की क्यों जरूरत पड़ती है आपको विदेश नीति में बार बार? अपनी ताकत का प्रदर्शन करके जनता के बीच में, अपने देश की जनता के बीच में अपनी इमेज सुधारने के लिए। चाइना भी इस बीमारी का शिकार है, कोरोना से जो वहां नुकसान हुआ है, चाइना की सरकार इससे, उसकी इमेज खराब हुई है, ऐसा नहीं है कि उसकी इमेज खराब नहीं हुई है। उनको भी अपनी सैन्य बल का और सैन्य ताकत का जो है नशा है, और हमारे यहां भी है ये चीज। हमारी सरकार ने भी कोरोना को लेकर जनता के साथ में कोई अच्छा व्यवहार तो किया नहीं है, जनता की कोई सुरक्षा के इंतजाम तो किए नहीं है, तो इमेज इनकी भी खराब है। सो बेस्ट तरीका क्या है दोनों के लिए कि कोरोना को लेकर ध्यान हटाने के लिए और अपनी इमेज दुरुस्त करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए थोड़ा हाथापाई हो जाए, थोड़ा पत्थरबाजी हो जाए, कुछ लोग मरे तो मर जाएं। और अब देखिएगा आप, आज मैंने 2 फोटो देखे संयोग से। बिहार का एक कैप्टन, एक बड़ा ऑफिसर मोर्चे पर मारा गया है कल 2 दिन पहले, उसका फोटो भी जारी हुआ है। मैं आपके मंच से, भारत सरकार से और नरेंद्र मोदी और भाजपा से खासतौर पर यह एश्योरेंस चाहूंगा, कुछ बिहार के ऑफिसर्स का बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रोन्माद की राजनीति के लिए दुरुपयोग न किया जाए, वो आश्वासन देंगे। बिहार वाले ऑफिसर्स के फोटो दिल्ली के अखबार में छापे हैं, और बंगाल के जो एक सैनिक मरा है उसका फोटो जो है वो टेलीग्राफ में छापा है। यानी अब ये जो घटना है, ये इसका एक लक्ष्य बिहार और बंगाल के आने वाले चुनाव भी हैं, और वहां राष्ट्रोन्माद की भावना इसके जरिए भरी जाएगी और जगाई जाएगी। यानी अब विदेश नीति हिंदुस्तान के चुनाव में बार बार, लोकल चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में बार बार एक हस्तक्षेप के तौर पर दाखिल होगी। हम देख चुके हैं कश्मीर में हुई कई घटनाओं को लेकर कैसे इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। तो अब स्थिति बहुत बदतर है कि हमने इस स्थिति की तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि डिटेल्स इतने माइन्यूटली वर्कआउट किए जाएंगे कि कौन मरेगा यह भी तय कर दिया गया, और अगर वो मर गया दुर्भाग्य से तो उसका क्या क्या इस्तेमाल होगा यह भी तय कर दिया गया। जो 20 लोग मरे हैं उन 20 लोगों की तस्वीरें भारत सरकार जारी करे, और जो लोग सैनिक घायल हुए हैं उनकी भी तस्वीरें जारी करे। ये सेलेक्टिवली तस्वीरों का आना और लीक होना, यह बहुत खतरनाक है। और भारत सरकार यह इंश्योर करे कि कोई भी पार्टी, चाइना के साथ में जो ये गुत्थम गुत्था हुई है और ये हाथापाई हुई है जिसमें के लोग मारे गए हैं, इनका आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनावों में इस्तेमाल नहीं करेगी। ये भारत सरकार हिदायत दे, ये बीजेपी को हिदायत दे, कांग्रेस को हिदायत दे, बाकी लोगों को हिदायत दे। राष्ट्रवाद के बहुत सारे प्रसंग हैं जो कि हम आराम से विधानसभा चुनावों में उठा सकते हैं, लेकिन सेना को, सीमावर्ती इलाके में जो घट रही घटनाएं, उनको तो कम से कम आप अपने लोकल चुनावों से एकदम मुक्त कर दीजिए, वरना तो यह माना जाएगा कि आप लोकल चुनावों को जीतने के लिए, राष्ट्रोन्माद की भावना पैदा करने के लिए इस तरह की घटनाओं का आप दुरुपयोग करते हैं। एक अन्य पहलू है जिसे मैं शेयर करके और ये चीज मैं रोकूंगा मैं।
अब ये देखिए कि ये जो विदेश नीति है, विदेश नीति का एक फॉर्मेट रहा है हमारे यहां और एक तरीका रहा है, और उस विदेश नीति का एक गृह नीति के साथ में भी संबंध रहा है। विदेश नीति का फॉर्मेट यह रहा है कि हमारे यहां विदेश नीति के निर्माण में और उसके प्रचार प्रसार में इंटेलिजेंसिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और हमने बहुत ही प्राउडली इस चीज को कम्युनिकेट किया है। हिंदुस्तान की विदेश नीति के कोर सेंटर के तौर पर वे तमाम किस्म के इंटेलेक्चुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट माने गए, जो कि विदेश नीति के बाहर, विदेश नीति के प्रचार में, विदेश नीति की व्याख्या में लगे रहते थे और भारत सरकार के एक तरह से आइडियलॉग की तरह काम करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद पहली बार यह हुआ कि विदेश नीति के साथ में जो बुद्धिजीवियों का जो जखीरा था वो एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया गया, एकदम उसे हटा दिया गया। अब विदेश नीति को शुद्ध विदेश मंत्रालय की नौकरशाही के हवाले कर दिया गया। अब विदेश नीति को शुद्ध प्रधानमंत्री कार्यालय के और प्रधानमंत्री के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अरे सारी दुनिया में आप अपनी विदेश नीति का प्रचार करना चाहते हैं, प्रसार करना चाहते हैं, आपको एक प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री की बात कहने के लिए सैकड़ों बुद्धिजीवियों की जरूरत होगी। पिछले 65 साल से यह सिलसिला चल रहा था, 64 साल से, लेकिन आपने पिछले 6 साल में यह सिलसिला एकदम खत्म कर दिया। और उसकी शुरुआत कहां से की आपने? भारत की विदेश नीति का जिसे कहें कि स्वर्ण मुकुट था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के जो प्रोफेसर हुआ करते थे, जो विद्यार्थी हुआ करते थे, वो पॉलिसी मेकर्स हुआ करते थे। भारत सरकार उनकी समय समय पर मदद लेती थी, और भारत सरकार के यहां ही नहीं, सारी दुनिया में विदेश नीति के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सिरमौर के तौर पर देखा जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जहां एक तरफ बुद्धिजीवियों को विदेश नीति से अलग किया, वहीं ये जो सिरमौर था इसे कलंकित करके रख दिया कि अब ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मतलब क्या है? टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्रद्रोही। बुद्धिजीवी का मतलब क्या है? राष्ट्रद्रोही। विदेश नीति में जो बुद्धिजीवी था, वो बुद्धिजीवी क्यों निकाला गया? क्योंकि वो देशद्रोही था। देशद्रोही था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को अलग किया गया कि वो देशद्रोही है। और ये इमेज कॉन्स्टेंटली पिछले 6 वर्ष में आम लोगों के बीच में प्रसारित की गई कि बुद्धिजीवी का मतलब होता है कि वो देशद्रोही होते हैं, यानी एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म। और ये एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म और ये बुद्धिजीवी विरोधी जो दिशा है, ये दिशा कोल्ड वार की, नए कोल्ड वार की दिशा है। ये नई अमेरिकी विदेश नीति की दिशा है, जिसका के पालन हमारी सरकार हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की आड़ में कर रही है। इसका हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की धारणा से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक आवरण का काम कर रही है। एक्चुअल में तो ये अमेरिकी पॉलिसी है कोल्ड वार की। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम की ये पॉलिसी है, जिसका कि एक एक्सटेंशन हमारी अब विदेश नीति धीरे धीरे बन गई है। तो नई चुनौती कहां से आ रही है कि आपने जो पॉलिसी एडॉप्ट की, उसे आपने विदेश मंत्रालय की ब्यूरोक्रेसी और प्रधानमंत्री के विवेक पर छोड़ दिया, और इसके साथ में जुड़ा हुआ जो थिंक टैंक था, जो एक बड़े स्केल का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो बड़े स्केल का एक महाविश्वविद्यालय था, ऐसा विश्वविद्यालय जिस पर सारी दुनिया गर्व करती है, आपने उस विश्वविद्यालय को एकदम ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो अब एक नई चीज घट रही है। वो नई चीज क्या है? जैसे कि अभी 2 दिन पहले घटी, चीन के साथ क्या हुआ? ये चीन के साथ हुआ युद्धहीन युद्ध। युद्ध नहीं था, लेकिन युद्ध हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक युद्ध नहीं है, लेकिन भारत की जनता के दिमाग में उतार दिया गया कि यह युद्ध था। सर्जिकल स्ट्राइक
एक युद्ध था। यानी जो नई जो चीज कैंपेन के तौर पर हमारे जहन में उतारी गई वह है युद्धहीन युद्ध। आप युद्ध तो नहीं कर रहे, लेकिन लोगों के जहन में बार बार यह चीज उतारी जा रही है कि लगातार सीमा से हमले हो रहे हैं और हम इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, और प्रतिरोध ही नहीं कर रहे, हम युद्ध कर रहे हैं। और हमेशा संख्या हमारी दुश्मन की जब हम मारते हैं डबल होती है, कम नहीं होती। क्योंकि जब युद्धहीन युद्ध होना और सिर्फ प्रचार ही करना है तो फिर तरीके से होना चाहिए। ये जो हिंसा विहीन युद्ध है, इस हिंसा विहीन युद्ध में सबसे ज्यादा कौन सी चीज होगी? हिंसा विहीन युद्ध को युद्ध बनाने के लिए सबसे ज्यादा वैचारिक हिंसा होगी, आइडियोलॉजिकल वायलेंस। कंटिन्यूअसली पिछले 6 साल में आइडियोलॉजिकल वायलेंस कंटिन्यूअसली मीडिया के जरिए, तमाम सरकारी गैर सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश में लॉन्च किया गया है। और इस वैचारिक वायलेंस का, वैचारिक हिंसाचार का अगर कोई विरोध करता है और उसे एक्सपोज करता है तो उसे कानूनी आतंकवाद के हवाले किया जाएगा, उसके खिलाफ में केस किए जाएंगे, एफआईआर की जाएगी, हिरासमेंट किया जाएगा। एक नहीं 50 जगह एफआईआर की जाएंगी। अब लड़ते रहिए। और ये जो हिंसा विहीन युद्ध, युद्ध विहीन युद्ध जो है, इसकी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा जहां वैचारिक हिंसा की तरफ जाता है, वहीं एक हिस्सा इसका वो कानूनी टेररिज्म की तरफ जाता है। और जनता के लिए कौन सी चीज जरूरी है? जनता के लिए भीड़ की राजनीति जरूरी है। और ये वह पैराडाइम है जो कि नया पैराडाइम विदेश नीति के जरिए देश और देश के बाहर भी कौन सी चीज चाहिए हमें? भीड़। अमेरिका में क्या चाहिए? भीड़। ऑस्ट्रेलिया में क्या चाहिए? भीड़। और भारत में क्या चाहिए? भीड़। यानी एक तरफ वैचारिक वायलेंस और दूसरी तरफ भीड़ की संस्कृति और भीड़ की राजनीति। और इसके आधार पर भीड़ की संस्कृति, वैचारिक वायलेंस, इसके आधार पर एक सहमति का मॉडल तैयार किया गया है। तमाम सो कॉल्ड ज्ञानवान लोगों के बीच में इस पर एक सहमति बन चुकी है कि हां, ये तो वायलेंस करते हैं, ये तो देशद्रोही हैं। जिसने कभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को नहीं देखा, मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लोग कितने मेधावी होते रहे हैं। यह घटना है 1982 के करीब की, जब मैं पढ़ता था। मैं 79 से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। मैं वहीं से मैंने एमए, एमफिल, पीएचडी सब हासिल किया और छात्र राजनीति में भी हिस्सा लिया। तो हमारे साथ में एक लड़का पढ़ता था जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में था। तो अचानक भारत सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि उसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ में बात करनी है। तो उसमें एक डेलीगेशन जाना था। उस डेलीगेशन में विदेश मंत्रालय के लोग तो थे ही, लेकिन भारत सरकार को पता चला कि एक लड़का है, यंग लड़का, जो कि विदेश नीति के मामले और खासतौर पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बारे में सबसे बेहतर ढंग से जानता है। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उस लड़के को उस डेलीगेशन में पिकअप किया जाए। वो लड़का पीएचडी करता था। उसका लड़की का नाम था सुब्रतो। अब उसकी चिट्ठी आई तो डीन के पास गई। उन दिनों डीन मोस्ट प्रोबेबली केपी मिश्रा हुआ करते थे और वे कांग्रेस के मुंह लगे हुए थे। उनको यह चीज हजम नहीं हुई कि वो प्रोफेसर हैं, वो डीन है, उनको डेलीगेशन में नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन एक यंग लड़के को बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने अपने कुछ तिकड़म लगाई। खैर, उनकी तिकड़म काम नहीं आई और विदेश मंत्रालय ने उस लड़के को पिकअप किया, डेलीगेशन के लिए पिकअप किया। और किस डेलीगेशन के लिए? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए जो पॉलिसीगत निर्णय होना था, उस डेलीगेशन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर पिकअप किया। क्योंकि उस लड़के की नॉलेज यूरोपीय देशों के बारे में बहुत शार्प और बहुत डिटेल्स में थी। तो एक वह जमाना कि जो देश में जानकार है उसकी सलाह लो, और एक यह जमाना कि जो देश में जानकार हैं उनको कूड़े के ढेर पर फेंको। दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है।
हम लोग प्राउडली फील करते थे कि वह लड़का जो हमारे साथ पढ़ता है, पीएचडी करता है, वह लड़का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ में जो नीतिगत समझौते होने वाले थे भारत सरकार के, उस डेलीगेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये राष्ट्रवादी लड़के थे, राष्ट्र की सेवा कर रहे थे वो। और आज आपने उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक कलंकित विश्वविद्यालय बना दिया। मैं एक नहीं, ऐसे दसियों एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं ये कि ये जो नया दौर है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? अब बुद्ध जी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब भीड़ की संस्कृति और भीड़ की राजनीति इंपॉर्टेंट है। जो नई विदेश नीति आई, उस विदेश नीति को देश में कौन सी चीज चाहिए? एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म और भीड़ की संस्कृति। और बाहर कौन सी चीज चाहिए? एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म और भीड़ की संस्कृति। और इसकी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का सेतु कौन है? उन्माद, उन्माद और सिर्फ उन्माद। अब एक और चीज क्रिएट कर दी गई है। अब यह चीज कही गई है कि अब राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा होना ही स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा होना है। और ये जो राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा होना है और इसी को स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया है, इसलिए अब राष्ट्रवाद के विपक्ष में जो होते हैं वे सब स्वतंत्रता के खिलाफ होते हैं और इसलिए वे देशद्रोही होते हैं। राष्ट्रवाद पे हमला सबसे बड़ा अपराध माना गया है। अभिव्यक्ति की आजादी पे हमले को अपराध नहीं मानते, बल्कि उसको तो वे एक तरह से महिमा मंडित करते हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले कर रहे हैं। उनको सरकार और सरकार का तंत्र संरक्षण दे रहा है। तो नई चुनौती क्या है? नई चुनौती यह है कि अब राष्ट्रवाद को ही फ्रीडम के नाम से व्याख्यायित किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रवाद फ्रीडम नहीं है। वो चाहे हिंदू राष्ट्रवाद हो या कोई भी नाम दें आप उसे। राष्ट्रवाद का मतलब फ्रीडम का हनन, वो चाहे जो भी राष्ट्रवाद की वकालत करे। तो राष्ट्रवाद आपने घरेलू नीति में लागू किया और राष्ट्रवाद और राष्ट्रोन्माद आपने विदेश नीति में लागू किया। और इसके चलते किस चीज पर जोर दिया आपने? किस चीज पर रोज भाषण दे रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले व्यापारियों के संगठन में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसे ध्यान से सुनिए आप, और उसके पहले के भाषण सुनिए आप। ये तो लेटेस्ट है इसलिए बता रहा हूं मैं। अब हमारी विदेश नीति की और हमारी घरेलू नीति की एक ही चिंता है, हमारी आर्थिक नीति की एक ही चिंता है, बाजार की स्वतंत्रता और बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता। और उन्हीं के फ्रेमवर्क में संभावनाओं की तलाश। और इसके लिए कौन सी चीज जरूरी है? वैचारिक संकीर्णतावाद। हर स्तर पर, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो गृह नीति हो, चाहे वो कल्चरल नीति हो, हर स्तर पर वैचारिक संकीर्णतावाद को प्रश्रय दिया जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है। उन लोगों को मदद दी जा रही है जो वैचारिक संकीर्णतावाद के पक्ष में खड़े होते हैं। और वैचारिक संकीर्णतावाद के बहाने लोगों पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं। और उस वैचारिक संकीर्णतावाद का जो इकोनॉमिक डायमेंशन है वो ये कि जनता के जीवन पर आर्थिक हमले, यानी सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक होगा। ये जो नीति नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के तौर पर एडॉप्ट की, उसने जमीनी स्तर पर जो वैचारिक संकीर्णतावाद का प्रवेश निर्मित किया, उसने जहां जनता के आर्थिक जीवन पर हमले तेज किए, महंगाई भत्ता रोकना, तनख्वाहें कट करना, लोगों को एकदम पामाली की ओर ठेलना, ये जो पॉलिसियां एडॉप्ट की गई, उसने एक खास किस्म की
राजनीतिक निष्क्रियता आम लोगों के बीच में पैदा की। ये जो अभी एपैथी दिखाई दे रही है, लोग एकदम राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेना चाहते, ये उस पूरे के पूरे मॉडल जिसकी कि मैंने आपसे चर्चा की, उस मॉडल का एक बड़ा परिणाम है कि लोग राजनीतिक तौर पर निष्क्रिय हो गए। अब चीजों, घटना, वस्तुओं, व्यक्तियों, इनको लेकर वैचारिक तौर पर घृणा पैदा की जा रही है। और यह घृणा की शुरुआत कैसे हुई? घृणा की शुरुआत ऐसे हुई कि 2014 से जो आपने मॉडल चुना, हम कहते थे भारत, सिर्फ भारत। हमने कभी इस पर जोर नहीं दिया कि भारत कैसा है, कोई विशेषण नहीं लगाया इस पर। लेकिन नीचे मीडिया में और दूसरे स्तरों पर कैंपेन हुआ, समाज में बड़े पैमाने पर कैंपेन हुआ, और एक चीज के प्रति नफरत भरी गई और उस चीज को भारत के साथ जोड़ा गया। हम गर्व से कहते थे, प्रचार किया गया, लेकिन कहते नहीं थे, कभी भी बातचीत में कहते थे, लेकिन ये कैंपेन का हिस्सा नहीं था। लेकिन पहली बार कहा गया कि भारत में पिछले 70 साल में कौन सी चीज हुई? संविधान की आड़ में छद्म धर्मनिरपेक्षता, और भारत छद्म धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसको एक सेकुलर, रियल में सेकुलर राष्ट्र बनाना है। भारत भारत था, न वो धर्मनिरपेक्ष था, न वो हिंदू भारत था, न वो छद्म निरपेक्ष भारत था। भारत सिर्फ भारत था। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के आने के बाद बड़े स्केल पर मीडिया और आरएसएस के संगठनों ने जो प्रचार किया, उन्होंने भारत को भी एक आइडियोलॉजिकल, एक पहचान के साथ जोड़ दिया। देश की कोई आइडियोलॉजिकल पहचान नहीं होती, देश देश होता है। वो किसी एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। और ये जो देश के साथ में जब आपने एक आइडियोलॉजी जोड़ दी और देश की इमेज बनाई उसके जरिए, तो अब उसके कॉस्ट तो देनी होगी देश को। देश दे रहा है। अब हर चीज विचारधारात्मक दृष्टि से देखी जाने लगी। मैं कौन हूं? मैं वामपंथी। तुम कौन हो? तुम गांधीवादी। वो कौन है? वो सोशलिस्ट। इनकी नहीं मानी जाएगी। जब आप हर व्यक्ति, घटना, हर पहलू को आप वैचारिक दृष्टि से ही देखेंगे, विचारधारा की दृष्टि से ही देखेंगे, तो आप सहमति बना ही नहीं पाएंगे। और इसके आधार पर फिर क्या करना करेंगे आप? एक ही रास्ता है। अगर तुम्हें अपनी चीज हल करनी है, अगर अपनी बात मनवानी है, तो एक ही रास्ता है, हिंदुत्व की शरण में जाओ, हिंदू राष्ट्रवाद की मानो। सो आइडियोलॉजिकली जब आपने राष्ट्र को निर्मित किया, आइडियोलॉजिकली आपने जब लोगों को निर्मित किया, तो आपने फिर हिंदू राष्ट्र के वर्चस्व का रास्ता प्रशस्त किया। और जो हिंदू राष्ट्र के अलंबरदार हैं, स्पोक्समैन हैं, वे कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। कम्युनिस्ट प्रोग्रेसिव नहीं है, कांग्रेस के लोग प्रोग्रेसिव नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कौन है? जो मोदी भक्त है। और इन जनरल जो ही आपने कोई बात छेड़ी, मतलब आपने कोरोना के प्रश्न पर कोई बात छेड़ी कि सरकार ये नहीं कर रही, तो तत्काल वो क्या कहेंगे? वो तत्काल ये कहते हैं कि देखिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए इसमें। आप कोई भी प्रश्न खड़ा कीजिए, आप संस्कृति का, राजनीति का, अर्थनीति का कोई भी सवाल खड़ा कीजिए, तत्काल कहा जाता है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अगर आप सामान्य जीवन में जीना चाहते हैं, तो राजनीति की राजनीति करें, नो पॉलिटिक्स। और ये जो राजनीति की राजनीति के फ्रेमवर्क में सारी चीजों को लाके खड़ा करना, यही तो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स और अमेरिकी पॉलिटिक्स की ब्यूटी है, जिसको कि बहुत ही कौशल के साथ में नरेंद्र मोदी ने आम जनता के जीवन का हिस्सा बना दिया। आम जनता कभी भी अमेरिकी विदेश नीति और अमेरिका की ये जो शीत युद्ध की राजनीति है उसका हिस्सा नहीं थी, लेकिन आज सारी हिंदुस्तान की जनता के जेहन में अफीम की डोज की तरह यह चीज उतार दी गई है।
कि सरकार की नीति की जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सरकार की नीति की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। भारत में रहना है तो पॉलिटिक्स करना बंद करो। कमाल है। एक और चीज है, और आखिरी चीज, ये बातें बहुत हैं लेकिन फिलहाल इतना ही रखेंगे हम लोग। वो ये कि राजनीति ने जहां एक तरह से पूरे के पूरे समाज में विचारधाराहीनता, जो लोग आइडियोलॉजी को मानते हैं, कुछ लोग हैं गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, कुछ लोग हैं मार्क्स की आइडियोलॉजी को मानते हैं, कुछ लोग हैं लोहिया की आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो हमारे यहां आइडियोलॉजी को मानने वालों को हम सम्मान की नजर से देखते थे, लेकिन आज स्थिति है कि जो आइडियोलॉजी को मानते हैं उनको घृणा की नजर से देखा जाता है। और इसका सबसे जो बड़ा आउटकम है इस दृष्टिकोण का वो ये कि आम आदमी एकदम असहाय है। अब पहले आम आदमी के पास में यही तो आइडियोलॉजिकल वेपन थे, कहीं मार्क्सवादी लड़ रहे हैं, कहीं गांधीवादी लड़ रहे हैं, कहीं सोशलिस्ट लड़ रहे हैं जनता के लिए, लेकिन अब चूंकि इन विचारधाराओं के प्रति, विचारधारा मात्र के प्रति घृणा पैदा कर दी गई, तो अब जनता के पास में तो कोई औजार ही नहीं अपनी रक्षा के लिए। और यही वजह कि जनता आज असहाय महसूस करती है और बार बार यही पूछती है, बताओ विकल्प क्या है। और यही सबसे बड़ी अमेरिकी पॉलिसी की जीत है कि उसने पूरे देश को विचारधाराहीन देश में कन्वर्ट कर दिया और नरेंद्र मोदी ने औजार की तरह उस नीति के काम किया। पहले हमारी सरकारों के ऊपर दबाव थे, लेकिन सरकारें रेजिस्ट करती थीं। नेहरू के ऊपर दबाव थे, इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव थे, इंद्र कुमार गुजराल के ऊपर दबाव थे, लेकिन सरकारें नीचे तक अमेरिकी नीतियों को नहीं आने देती थी। लेकिन इस सरकार की विदेश नीति की ब्यूटी है कि अमेरिका का जो फ्लो है, आइडियोलॉजिकल फ्लो, अमेरिका के दृष्टिकोण का जो आइडियोलॉजिकल फ्लो है, उस फ्लो को सबसे पहले आत्मसात किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, और फिर उसे लिक्विड ढंग से, एकदम तरल पदार्थ की तरह आम जनता के जीवन में एकदम उतार दिया। और ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। पहले यह था कि लोकतंत्र में अनंत संभावनाएं होती थी, लोकतंत्र में यह भी संभावना होती थी कुछ भी संभव है। लेकिन अब पिछले 6 वर्ष में जो चीज पैदा हुई है, लोकतंत्र का मतलब है सीमित संभावनाएं। पहले असीमित संभावनाएं थी, लेकिन अब सिर्फ सीमित संभावनाएं हैं। और वे कौन सी संभावनाएं? संभावनाएं वही हैं जिन्हें सरकार बताएगी। अब टस से मस नहीं हो सकते। और ये जो सीमित संभावनाएं, ये गृह नीति से लेकर विदेश नीति तक फैली हुई हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले लोकतंत्र में अनंत संभावनाएं थी। क्या संभावना थी? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्यूबा के ऊपर सोवियत संघ के विघटन के बाद और सोवियत संघ के समाजवादी शासन के कोलैप्स करने के बाद में क्यूबा के अंदर भयानक खाद्य संकट पैदा हुआ। तो फिडेल कास्ट्रो ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेताओं को कांटेक्ट किया कि हमारी मदद करो, सरकार से कुछ कहो। उन्होंने भारत सरकार से कांटेक्ट किया, तो भारत सरकार राजी हुई और 20,000 टन खाद्य सामग्री बाकायदा लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, भारत सरकार की सामग्री कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लेकर क्यूबा गए। यह थी विदेश नीति। वही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हिंदुस्तान में कांग्रेस के खिलाफ में हर जगह लड़ाई लड़ रहे थे। इसे कहते हैं लोकतंत्र में अनंत संभावनाएं होती हैं, और विदेश नीति में भी अनंत संभावनाएं होती हैं। लेकिन आज इस अनंत संभावनाओं के कॉन्सेप्ट को सीमित संभावनाओं में रिड्यूस कर दिया गया है। और अब सिर्फ वही संभावनाएं होंगी जिसके बारे में मोदी हां करेंगे। सोनिया गांधी सर पटक के मर जाएं, राहुल गांधी चीख चीख के मर जाएं, लेकिन वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। और एक वो जमाना था कि हर किसी से सुरजीत जाते थे और प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता था, बताओ क्या काम है, अभी करता हूं। और आज की डेट में सोनिया गांधी लेटर्स पर लेटर्स लिख रही हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो लोकतंत्र में अनंत संभावनाएं थी,
लेकिन अब जो नया लोकतंत्र पिछले 6 साल में विकसित हुआ है, यह सीमित संभावनाओं का लोकतंत्र है, और ये जो स्थिति है, ये स्थिति संकीर्णतावाद के लिए सबसे फर्टाइल और उपजाऊ है। हाँ, और इस सीमित संभावनाओं में सिर्फ एक ही संगठन शामिल हो सकता है, चाहे वो गृह नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बाकी सभी संगठनों के लिए दरवाजे इसमें बंद हैं। इसलिए आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी विदेश नीति, गृह नीति के मामले में सिर्फ एक संगठन की बात सुनते हैं, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और किसी की बात नहीं सुनते। पहले यह था कि पंजाब में टेररिज्म की घटनाओं पर, टेररिज्म के मसले पर इंदिरा गांधी को अगर कोई सलाह लेनी है तो वो बाकायदा दौड़ के हरकिशन से सुरजीत को फोन करती थी और पूछती थी, और सुरजीत के पास में कोई नॉलेज है तो वो दौड़ के जाते थे और बताते थे और मदद करते थे। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि कश्मीर में अशांति है, लेकिन आप फारूक अब्दुल्ला से बात नहीं कर सकते। कौन आपकी मदद करेगा? आप जानते हैं लद्दाख में कैसे, आप कारगिल में कैसे लड़ाई लड़ी आपने? आपको मालूम है? सेना फंस गई थी कारगिल युद्ध में। सेना को नहीं मालूम कि लेह लद्दाख की पहाड़ियों से कैसे गुजरा जाता है और कैसे लड़ा जाता है वहां से। जब वहां लोकल लोगों ने मदद की, तब सेना वहां से विजयी होकर लौटी। सिर्फ सेना होने से, बम होने से, तोप होने से, हवाई जहाज होने से, रफाइल होने से आप युद्ध नहीं जीत सकते। और मेरी बात पे जिन लोगों को अविश्वास हो वो जाएं, कारगिल जाएं, लेह जाएं और पता करें कि कारगिल युद्ध के बाद में सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने लेह लद्दाख की लड़कियों से शादियां की और अपने घर बसाए, क्योंकि उनकी जान बचाई थी वहां लोगों ने। तो लोकतंत्र में अनंत संभावनाएं होती है, लेकिन आपका तो सीमित लोकतंत्र है, इसमें कोई संभावना ही नहीं है। सिर्फ एक संगठन की संभावना है, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और जाहिर है कि अब लेह लद्दाख में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है नहीं। कश्मीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 0, तो कैसे करोगे? हैं? सो नई जो चीज है वो ये कि ये जो विदेश नीति है, जिसमें कि भाईचारा और मित्रता, ये दो एलिमेंट थे जो कि विदेश नीति के यूटोपिया का हिस्सा थे, इन दोनों ही चीजों को, और यही भारतीय लोकतंत्र की गृह नीति का भी हिस्सा थे, भाईचारा और मित्रता। इनकी गृह नीति में भी विदाई कर दी गई, इनकी विदेश नीति में भी विदाई कर दी गई। अब विदेश नीति में न तो कोई हमारा दोस्त है, न कोई हमारा दुश्मन है, हम हमारे सिर्फ इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है। और गृह नीति में भी न हमारा कोई दोस्त है, न कोई हमारा भाई है, खाली इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी के इंटरेस्ट जो व्यक्ति, जो संगठन फुलफिल करें वे महत्वपूर्ण है, और जो फुलफिल न करें वे गैर जरूरी है। सो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का जो उत्कर्ष है वो ये कि विदेश नीति से भाईचारा और मित्रता, और गृह नीति से भाईचारा और मित्रता के कॉन्सेप्ट का अंत। और ये 6 साल की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, मैं सिर्फ यहीं तक अपनी बात कह के रोक रहा हूं। आप लोगों ने सुना, इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।